लरजता है मेरा दिल ज़हमते मेरे दरख्शां पर। मैं हूँ वो कतराए शबनम की हो खारे बयाबां पर। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 61 है। इसके अंदर एक दो शेर ऐसे हैं जिनके अंदर बड़ी मल्टी लेयर्ड इमेजरी यूज़ की गई है। और उस इमेजरी को पूरी तरह से समझने में ऐसा हो सकता है कि शेर की जो ब्यूटी है वो हम उसको मिस कर दें। तो विल ट्राई टू स्ट्राइक ए बैलेंस। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर है कि लरजता है मेरा दिल ज़हमते मेहरे दरख्शां पर। लरजता है मेरा दिल ज़हमते मेहरे दरख्शां पर, कि हूँ वो कतराए शबनम के हो खारे बयाबां पर। न छोड़ी हज़रत यूसुफ ने यहाँ भी खाना आराई। न छोड़ी हज़रत यूसुफ ने यहाँ भी खाना आराई। सफ़ेदी दीदाए याकूब की फिरती है जिंदा पर। फ़ना तालीम दर से बेखुदी हूँ उस ज़माने से। फ़ना तालीम दर से बेखुदी हूँ उस ज़माने से, कि मजनू लाम अलिफ लिखता था दीवारे दबिस्तां पर। फ़रागत किस कदर रहती मुझे तशवीश मरहम पर। फ़रागत किस कदर रहती मुझे तशवीश मरहम से, बहम गर सुलह करते पा रहाए दिल नमकदां पर। नहीं इकलीम उल्फत में कोई तुम्हारे नाज ऐसा। नहीं इकलीम उल्फत में कोई तुम्हारे नाज ऐसा, कि पुश्ते चश्म से जिसकी न होवे मोहर उनवा पर। मुझे अब देख कर अब्रे शफक आलूदा याद आया। मुझे अब देख कर अब्रे शफक आलूदा याद आया, कि फुरकत में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। बजुज़ परवाज़ शौक़ नाज क्या बाकी रहा होगा। बजुज़ परवाज़ शौक़ नाज क्या बाकी रहा होगा। क़यामत एक हवाए तुंद है खाके शहीदां पर। न लड़ नासे से गालिब क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की। न लड़ नासे से गालिब क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की। हमारा भी तो आखिर जोर चलता है गरेबा पर। तो पहला शेर देखते हैं कि लरजता है मेरा दिल ज़हमते मेहरे दरख्शां पर। मैं हूँ वो कतराए शबनम की हो खारे बयाबां पर। तो लरजना मतलब कांपना, टू ट्रेम्बल, टू क्विवर। ज़हमते मेहरे दरख्शां का मतलब है ट्रबल टेकन बाय द शाइनिंग सन। और कतराए शबनम तो आपको पता है, एक शबनम का कतरा, ड्रॉप ऑफ इट ड्यू। और खारे बयाबां देखिए कि बयाबां देख लीजिए कोई उजड़ी हुई जगह, इस केस में आप एक डेजर्ट या सहरा इमेजिन कर लीजिए, उसके अंदर कोई अगर प्लांट उगा हुआ है उसका एक कांटा। या तो गालिब साहब कह रहे हैं कि मैं हूँ वो कतराए शबनम की हो खारे बयाबां पर। तो कतराए शबनम जो होता है उसका एग्जिस्टेंस वैसे ही बहुत फ्लिम्जी होता है, राइट। इट बेयरली हैज़ ए सिक्योर एग्जिस्टेंस। वो तो कभी भी ख़त्म हो सकता है, एवेपोरेट हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। इस केस के अंदर वो कहते हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस और भी बुरा है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा शबनम का खतरा हूँ जो एक बयाबां में उगे हुए या पड़े हुए कांटे के ऊपर रखा गया है। या तो आप सोच के देख लीजिए कि उनका एग्जिस्टेंस कितना इनसिक्योर है, राइट। और इतने इतने छोटे से एग्जिस्टेंस के ऊपर भी हो क्या रहा है कि ज़हमत मेहरे दरख्शां हो रही है। या कि जो चमकता हुआ सूरज जो है वो जहमत कर रहा है, इट इज़ टेकिंग द ट्रबल टू डिस्ट्रॉय हिम। या तो इस बात पे गालिब साहब कहते हैं मेरा दिल लरज रहा है, मेरा दिल कांप रहा है। या तो वो कहते हैं कि मेरा तो एग्जिस्टेंस ऑलरेडी कुछ नहीं है, फिर ये यूनिवर्स की इतनी बड़ी बड़ी पावर्स, इतनी बड़ी पावर जो इसके अंदर सूरज है, वो मुझे डिस्ट्रॉय करने पे क्यों तुला हुआ है। या मैं तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तो ओवरऑल आई थिंक इसका दो तीन इसके इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो उन्होंने अपना जो इनसिक्योर होल्ड है एग्जिस्टेंस पे, अपना छोटा सा जो बहुत ही मामूली सा, जो कभी भी मर सकते हैं जिस एग्जिस्टेंस में, वो उस एग्जिस्टेंस को अपनी औकात को जो है उन्होंने इस दुनिया में डिफ़ाइन किया है कि मैं कितना छोटा हूँ। और दूसरा इन्होंने कहा है कि देखें मेरी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की दुख मुसीबतें, द काइंड ऑफ कैलामिटीज़ दैट आर फॉलिंग अपॉन मी, दैट larger elements of this universe, the powerful elements of this universe are taking the trouble to destroy me. इस कायनात की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं, जैसे कि सूरज, वो मेरी डिस्ट्रक्शन, मुझे तबाह करने के ऊपर तुली हुई है। तो ये इसकी एक दो इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखिए गालिब साहब का कोई भी शेर जो होता है उसका एक मतलब नहीं होता, उसकी बहुत सारे उसके अंदर से पहलू होते हैं। एक इसका पहलू ये भी हो सकता है कि उन्होंने कह तो दिया कि मैं कतराए शबनम हूँ, लेकिन शायद शायद खतरा शबनम में भी कोई ऐसी बात है कि सूरज जो है वो जहमत उठा रहा है उनको डिस्ट्रॉय करने में, राइट। तो शायद उनका एग्जिस्टेंस जो है वो इतना इनसिक्योर नहीं है, शायद कोई बात है उनके अंदर। ये भी एक इसका एस्पेक्ट हो सकता है। तो
फिर से शेर को पढ़ देते हैं कि लरजता है मेरा दिल ज़हमते मेहरे दरख्शां पर, मैं हूँ वो कतरा शबनम की हो खारे बयाबां पर। अगला शेर देखें कि न छोड़ी हज़रत यूसुफ ने यहाँ भी खाना आराई, न छोड़ी हज़रत यूसुफ ने यहाँ भी खाना आराई, सफ़ेदी दीदाए याकूब की फिरती है जिंदा पर। तो एक दूसरी गज़ल में भी हमने याकूब और यूसुफ साहब के ऊपर एक शेर पढ़ा था मिर्ज़ा गालिब का। उस शेर से मिलता मिलता जुलता थीम है इस शेर का भी। तो इस शेर के अंदर जो दो तीन चीज़ें जिनके ऊपर एम्फेसिस किया गया है, वो तो एक हज़रत यूसुफ की खूबसूरती, उनको बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और उसी खूबसूरती की वजह से वहाँ का जो हुक्मरान था जहाँ वो रहते थे, उसकी बीवी को अपेरेंटली उनसे प्यार हो गया था और स्टोरी है कि उनको जेल में डाल दिया गया था, जिंदा में डाल दिया गया था। तो उनके जो वालिद साहब हैं, याकूब साहब इन दिस केस, वो कहीं बाहर हैं, दूर हैं, लेकिन उनको अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। तो दूसरे शेर के अंदर भी गालिब साहब दूसरा शेर ये था कि कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवार जिंदा हो गई। या कि वो जो याकूब साहब जो हैं वो वहाँ हो तो नहीं सकते अपने बेटे के पास, लेकिन उनका ध्यान भी है। या उनकी मेंटल साइट जो है, जो उनकी इमेजिनेशन है वो अपने बेटे के साथ ही है, उसी की वो परवाह कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा शेर था इसके अंदर भी दो तीन चीज़ें जो इस शेर से कॉमन थी वो ये थी कि एक माँ बाप कैसे अपने बच्चों के बारे में परवाह करते हैं, कैसे हेल्पलेस फील करते हैं जब वो उनकी मदद ना कर सके, और दूसरी यूसुफ साहब की खूबसूरती। अब गालिब साहब को इस टॉपिक, क्योंकि ये अब हम दूसरा या शायद तीसरा शेर पढ़ रहे हैं यूसुफ साहब के ऊपर, तो इस टॉपिक से इतना लगाव क्यों था, इसके बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। पर आइए इस शेर को देखते हैं। कहते हैं, न छोड़ी हज़रत यूसुफ ने यहाँ भी खाना आराई। तब उनको ज़िंदा में जेल में डाल दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने यहाँ पे भी अपनी खाना आराई करना छोड़ी नहीं। खाना आराई, जिस खाने में वो हैं, जिस चेम्बर में वो हैं, उसको सजाना। अब खाना आराई कैसे हो सकती है, उसकी दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि वो खुद इतने खूबसूरत हैं कि उनकी चमक, उनकी प्रेजेंस की वजह से वो जो खाना है वो वो चमक उठा है, खूबसूरत बन गया है, या खाना आ रहा है अपने आप उनकी प्रेजेंस की वजह से हो चुकी है, या फिर वो खूबसूरत इंसान है और वो जहाँ रहते हैं वो चाहते हैं कि वो जगह भी खूबसूरत हो, तो वो उसको सजाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर कहते हैं कि यहाँ पे भी, जिंदा में भी यूसुफ साहब ने खाना आराई नहीं छोड़ी। और दूसरी लाइन में कहते हैं, सफ़ेदी दीदाए याकूब की फिरती है जिंदा पर। तो जिंदा तो आपको पता है प्रिजन सेल। इस केस के अंदर जब हमारी लैंग्वेज बोला जाता है कि दीवार पे सफ़ेदी कर रहे हैं, तो दीवार पे सफ़ेदी फेरना भी कहा जाता है उसको। या और सफ़ेदी किस चीज़ की है? दीदाए याकूब की। तो ऐसा कहा जाता है जो याकूब साहब हैं वो अपने बेटे के गम में अंधे हो गए थे, उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ शेरों के अंदर बहुत लेयर्स हैं इमेजरी की जो उन्होंने यूज़ की है। तो इस केस के अंदर याकूब जो उनके पिता हैं, उनकी आंखों की सफ़ेदी जो है वो उन्होंने यहाँ पे इमेजरी यूज़ की है कि वो फेरी जा रही है, वो फिर रही है यूसुफ साहब के ज़िंदा प्रिजन सेल में, और उसको खूबसूरत बना रही है। अब यही इमेजरी है जिसकी वजह से गालिब साहब इतने बड़े शायर माने जाते हैं। तो ओवरऑल इसका थीम वही है, लव ऑफ ए पेरेंट फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, के याकूब साहब जो हैं वो अपने बेटे के गम में अंधे हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका दिमाग वहाँ पे है, उनका प्रेजेंस जो है अपने बेटे के साथ ज़िंदा में है। इस केस में उनकी आंखों की सफ़ेदी जो है वो दीवारों पे फिर के उस जिंदा को खूबसूरत बना रही है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि यूसुफ साहब जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। अच्छा, अगला शेर देखें कि फ़ना तालीम दर से बेखुदी हूँ उस ज़माने से, फ़ना तालीम दर से बेखुदी हूँ उस ज़माने से, कि मजनू लाम अलिफ लिखता था दीवारे दबिस्तां पर। तो फ़ना तो आपको पता ही है, ऑब्लिटरेशन, आपकी डिस्ट्रक्शन, आपके ईगो की डिस्ट्रक्शन। इसको एक डिवाइन सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। शेर व शायरी में तो फ़ना को और सूफ़ी थॉट के अंदर फ़ना को तो डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ईगो एंड डिविनिटी के साथ मर्जर की फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। तालीम दर से बेखुदी का मतलब है एजुकेशन ऑफ द लेसन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। बेखुदी भी नशे की स्टेट है, या स्पिरिचुअल नशे की स्टेट है जिसके अंदर आप अपना आप जो है वो खो डालते हैं। तो कहते हैं, मैं ये फ़ना तालीम दर से बेखुदी में एंगेज्ड हूँ। मैं जो फ़ना की और बेखुदी की जो तालीम है, या तो मैं ले रहा हूँ या वो मैं तालीम दे रहा हूँ। इसके दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत पहले से मैं ले रहा हूँ, कहते हैं वो, किस ज़माने से? कि मजनू लाम अलिफ लिखता था दीवार दबिस्तां पर। दीवार दबिस्तां हो गया जिस स्कूल में मजनू साहब पढ़ते थे, उस स्कूल की दीवार। तो ऐसा लाला मजनू के किस्से में आता है कि मजनू साहब जो हैं बचपन में जब स्कूल में थे
तो दीवार पे बार बार लाम अलिफ लिखते थे। या तो लाम अलिफ, if you add up, it amounts to la, and la means not. It's like a word to indicate negation. और उसी को फना के साथ भी एसोशिएट किया जाता है। तो देखिए कैसा पैरेललिज्म उन्होंने इमेजरी में ड्रॉ किया है। दूसरा ऐसा भी कहा जाता है कि वो लिखना जो चाहते थे, क्योंकि अगर लाम और अलिफ को आप इस्तेमाल करें तो ला भी बनता है, और जो कि इस्लामिक प्रोक्लेमेशन का पहला पार्ट है। और उससे वो कहते हैं कि मजनू साहब लिखने की कोशिश लैला कर रहे थे। लोगों को लगता था वो ला इला लिख रहे हैं, लेकिन वो अपनी महबूबा को, लैला को याद करने के लिए बार बार उसका नाम लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इस किस्से को, इस इमेजरी को उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। ओवरऑल इसका थीम जो है वो ये है कि वो अपने आप को मजनू से बहुत ऊपर समझते हैं। वो कहते हैं मजनू तो छोटा बच्चा था, राइट। जब वो अभी अपने दीवार दबिस्तां पर लाम अलिफ लिख रहा था, उस ज़माने से मैं फ़ना और बेखुदी की तालीम जो है वो दे रहा हूँ या हासिल कर रहा हूँ। तो वो बहुत पुराने जो हैं इस बेखुदी और फ़ना के बिज़नेस में एंगेज्ड हैं। ये इसका ओवरऑल थीम है। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत उन्होंने इमेजरी इसके अंदर यूज़ की है। फ़ना तालीम दर से बेखुदी हूँ उस ज़माने से कि मजनू लाम अलिफ लिखता था दीवार दबिस्तां पर। अच्छा, अगला शेर देखेंगे कि फरागत किस कदर रहती मुझे तशवीश मरहम से, फरागत किस कदर रहती मुझे तशवीश मरहम से, बहम घर सुलह करते पा रहा है दिल नमकता पर। ये देखिए इसके अंदर भी आप इमेजरी देखना कितनी खूबसूरत उन्होंने बनाई है। तो फरागत का मतलब है टू गेट फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। तशवीश मरहम का मतलब, मरहम होता है ऑइंटमेंट किसी चीज़ का, जो ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाया जाता है। तशवीश करना, उसकी चिंता करना, तो इस केस के अंदर द ट्रबल ऑफ अप्लाइंग द ऑइंटमेंट, मरहम लगाने का जो ट्रबल है। कहते हैं मुझे इससे किस कदर वो है फ्रीडम, फरागत मिल जाती, मुझे इससे किस कदर मुक्ति मिल जाती इस ट्रबल से, अगर क्या होता वहम गर सुलह करते पा रहा है दिल नमकता पर। तो पा रहा है दिल मतलब है जो आपके दिल हैं उसके टुकड़े, नमकदान वो छोटी सी डिश है जिसके अंदर नमक रखा जाता है, और सुलह करना टू मेक पीस विद ईच अदर। अब हुआ क्या है ओवरऑल इस शेर के अंदर, जैसा हमने दूसरी गज़लों में, शेरों में देखा है कि आशिक लोग जो हैं वो दर्द सहना पसंद करते हैं। उनका दिल जो है वो दर्द सहना पसंद करता है। इस केस के अंदर इश्क के जो दुख दर्द हैं उससे उनका दिल टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और वो दिल के टुकड़े जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं इस इमेजरी में कि उनमें से कौन पहले नमकदान के अंदर कूदेगा। जैसा कि आपको पता है ज़ख्मों के ऊपर जब नमक लगाया जाता है तो दर्द और बढ़ जाता है, राइट। इस केस के अंदर दिल जो है वो और दर्द चाहता है, और दिल के टुकड़े आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि हमें से कौन जाएगा नमकदान के अंदर। उस लड़ाई के अंदर भी एक दूसरे को जख्म दे रहे हैं वो लोग, और गालिब साहब मरहम लगा रहे हैं। अब वो मरहम जो है वो बेअसर है, तो कहते हैं मेरे को अगर ये आपस में सुलह कर लेते तो मेरे को ये तशवीश मरहम जो है इससे जो फरागत मिल जाती है। तो अब वो अगर दिल के टुकड़े आपस में सुलह कर लेते तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन दो तीन हो सकती हैं। एक तो ये कि उनमें से कोई एक कूदता, या बाकी सारे जो हैं वो हील हो जाते तो मरहम का कुछ असर होता। दूसरी ये है कि वो सुलह कर लेते, उनमें से कोई भी नमकदान में नहीं कूदता। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि दिल को और दिल के टुकड़ों को वो चाहिए, दर्द चाहिए। और तीसरा ये है कि वो आपस में सुलह कर लिए उन्होंने, दे हैव मेड पीस, और फिर सारे के सारे कूद जाएंगे वो नमकदान के अंदर। उस केस के अंदर भी उनको तशवीश मरहम से फरागत नहीं मिलेगी। पहली लाइन में उन्होंने क्वेश्चन पोज किया है ऑलमोस्ट कि फरागत किस कदर रहती मुझे तशवीश मरहम से। तो उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि शायद उनको फरागत मिलती या फिर फरागत नहीं भी मिलती। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अगेन एन इमेजरी ऑफ हाउ द लवर्स एंजॉय पेन एंड सफरिंग। फरागत किस कदर रहती मुझे तशवीश मरहम से, बहम घर सुलह करते पा रहा है दिल नमकता पर। अच्छा, अगला शेर देखें। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी भी है इसके अंदर। कहते नहीं इकलीम उल्फत में कोई तुम्हारे नाज ऐसा, नहीं इकलीम उल्फत में कोई तुम्हारे नाज ऐसा कि पुश्ते चश्म से जिसकी ना हो वे मोहर उनवां पर। तो इकलीम उल्फत आप देखें कि क्लाइम और रीजन ऑफ लव, या कोई ऐसा देश, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे इश्क मोहब्बत होती हो। और तुम्हारे नाज का मतलब है तुम्हार किताब हो सकती है, कलेक्शन ऑफ पेपर्स हो सकता है। इसके अंदर आप देखें कि अकाउंट बुक ऑफ कोकेट्री, नाज तो आपको पता ही है। तो कहते हैं कि इस पूरे इकलीम उल्फत में, इस पूरे जहान में जहाँ इश्क मोहब्बत हो रही है,
उसमें कोई भी तुम्हारे नाज, कोई भी नाज और नखरे की अकाउंट बुक ऐसी नहीं है जिसके अंदर कि पुश्ते चश्म मीन्स बैक साइड ऑफ द आई, पुश्ते चश्म से जिसकी ना होवे मोहर उनवां पर, उस अकाउंट बुक जो है, उस हर एक अकाउंट बुक के टाइटल पेज के ऊपर एक मोहर लगी हुई है, और वो मोहर किस चीज़ की है? वो महबूब की आंखों की बैक साइड की मोहर है। अच्छा, लेट्स ट्राई टू पुट दिस थिंग टुगेदर। तो अकाउंट बुक इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि एक मोहर लगाई जाती है टू टू काइंड ऑफ प्रोक्लेम दैट दे आर ऑफिशियल। या वो मोहर जो है बहुत काले रंग की भी होती है, अक्सर मोस्ट लाइकली काले रंग की ही होती है, और महबूब की आंखें भी काली हैं। तो ये तो एक लेवल ऑफ पैरेललिज्म हो गया। दूसरा ये कि पुश्ते चश्म, आंखों की बैक साइड का मतलब ये है कि महबूब जो है वो अपनी आंखें फेर ले रहा है आशिकों से, अपनी आंखें दिखा नहीं रहा, अपनी अटेंशन नहीं दे रहा। तो जब वो आंखें फेरता है महबूब, तो उसकी आंखों की जो बैक साइड है वो इस तुम्हारे नाज के ऊपर मोहर लगा देती है। तो इफ़ेक्टिवली कहने की कोशिश, ये काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड एक्सप्रेशन है। मैंने ऑनलाइन किसी को इसको पेचीदा बयानी भी कहते हुए सुना, कहते हुए पढ़ा, पर ओवरऑल ये जो है, दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ केस ऑफ द लवर नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन फ्रॉम द बिलवर्ड। तो इस केस के अंदर वो अपनी आंखें फेर के निकल जा रही है, या और उनकी, एंड इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइक एरोगेंस एंड डिस्डेन, और उनकी आंखें जो हैं वो तुम्हारे नाज की अकाउंट बुक के ऊपर मोहर लगाती हुई जा रही है। और आई थिंक इसका जिस्ट जो है वो पुश्ते चश्म में है कि महबूब जो है वो अपने आशिकों को अटेंशन नहीं दे रहा, वो आंखें फेर के निकल जाती है वहाँ से। और ये इश्क का जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, हर अकाउंट के ऊपर उसकी पुश्ते चश्म की मोहर लगी हुई है। आई थिंक इसको पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए, समझने के लिए आपको शायद खुद भी इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसके बारे में, पर इसका इमेजरी इसके अंदर यही पेश की गई है। नहीं इकलीम उल्फत में कोई तुम्हारे नाज ऐसा कि पुश्ते चश्म से जिसकी ना होवे मोहर उनवां पर। अच्छा, अगला शेर देखें। मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया, मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। तो अब्रे शफ़क़ आलूदा का मतलब है क्लाउड्स स्मीयर्ड बाय सनसेट। या तो कभी सूरज ढल रहा हो तो कई बार जो बादल वहाँ होते हैं आसमान में वो लाल रंग के हो जाते हैं। तो वो इमेजरी यहाँ प्रेजेंट की गई है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में कहते हैं कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। इस लाइन के अंदर आई थिंक इस शेर का जिस्ट है। आतिश तो आपको पता है आग, या वो कहते हैं तेरी फ़ुरक़त में, तेरी जुदाई में, ये जो गुलिस्तां है इसके ऊपर आग बरसती थी। या कि इतना यहाँ पे आग लगी हुई थी पूरी दुनिया में जब तू यहाँ पे नहीं थी। इज सो मच पेन एंड सफरिंग। आशिक जो था या आशिक लोग जो थे या पूरी कायनात जो है वो तेरी फ़ुरक़त में जल रही थी कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। ये तो पास्ट हो गया। पहली लाइन में कहते हैं मुझे अब देख कर, तो अब उन्होंने प्रेजेंट स्टेट डिफाइन की है। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है? इट्स ऑल्सो लेफ्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ऐसा हो सकता है कि महबूब वहाँ पे आ गया है, अब वो वहाँ पे आके बैठी हुई है। तो कहते हैं मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया, कि अब ये अब्रे शफ़क़ आलूदा, ये लाल रंग के बादल देख के मुझे ये याद आया कि जब तू यहाँ नहीं थी किस तरह इस गुलिस्तां पे आतिश बरसती थी, आग बरसती थी। अच्छा, अब अब्रे शफ़क़ आलूदा की क्या इम्प्लिकेशंस हैं, उसको देख के उनको ये आग की बरसात जो पहले होती थी वो क्यों याद आई। इसकी दैट इज़ वेयर द कॉम्प्लिकेशन इज। इसकी बहुत सारी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि आलूदा वर्ड यूज़ किया है। आलूदा जो है वो स्मीयर्ड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, राइट। किसी चीज़ से गंदा हो जाना थोड़ा, या तो सनसेट स्मीयर्ड क्लाउड्स, और फिर ऊपर से बादलों की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि महबूब के आने की वजह से, चलो क्लाउड्स जो लाल रंग है उनसे उनको आतिश की याद आ गई है जो बरसती थी, लेकिन ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि अब वो जो महबूब आ गया है तो उसके साथ बादल भी आ जाएंगे जो कि बारिश बरसाएंगे, और इस दुनिया में जो आग लगी हुई थी उसको बुझा देंगे, उसको ठंडा कर देंगे। ये किसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। दूसरा ये कि वो अब्र जो है वो शफ़क़ आलूदा इसलिए हैं क्योंकि वो खुद भी जल रहे हैं, अभी उनकी आग भी नहीं बुझी, वो भी महबूब की जुदाई में जल रहे थे, राइट। और अब बेयरली देयर फायर हैज़ स्टार्टेड टू काइंड ऑफ सेटल डाउन। ये भी एक इसकी एस्पेक्ट हो सकती है। तो अभी अभी
जैसे पूरी दुनिया रिकवर कर रही है, आशिक रिकवर कर रहे हैं, क्लाउड जो हैं, बादल जो हैं, वो भी अभी रिकवर करना शुरू किया उन लोगों ने। तो या ये इसके अगर आप इसको और स्ट्रेच करें इमेजिनेशन को तो इसके और भी मतलब निकल सकते हैं। पर आई थिंक अब्र शफ़क़ आलूदा के ये दो एस्पेक्ट जो मेरे सामने आते हैं कि अभी क्लाउड्स हैं वो भी रिकवर कर रहे हैं, उनके अंदर भी अभी आग बुझी नहीं है। दूसरा ये है कि शायद वो पानी लेके आएंगे, बरसात लेके आएंगे, तो जो आतिश यहाँ बरसी हुई थी पहले, जो गुलिस्तान जो जला हुआ था, वो हरा भरा हो जाएगा, उसको थोड़ी ठंडक मिलेगी। मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तान पर। अच्छा, ये एक का भी मुझे ध्यान में आ रहा है, ये भी हो सकता है कि जब भी वो अब वो लाल रंग के बादल जब भी उनको दिखाई देते हैं, या तो कोई बारिश नहीं आने वाली, कोई बरसात नहीं आने वाली। सिर्फ इसकी इम्प्लीकेशन यही हो सकती है कि जब भी लाल रंग के वो बादल देखते हैं तो वो उनको फ़ुरक़त का ज़माना याद आ जाता है, और कैसे इस दुनिया में आग लगी हुई थी वो सिनेरियो उनको याद आ जाता है। अच्छा, ये अगला शेर देखें कि बजुज़ परवाज़ शौक़ नाज क्या बाकी रहा होगा। बजुज़ परवाज़ शौक़ नाज क्या बाकी रहा होगा, क़यामत क़यामत एक हवाए तुंद है खाके शहीदा पर। बजुज़ परवाज़ शौक़ नाज क्या बाकी रहा होगा, क़यामत एक हवाए तुंद है खाके शहीदा पर। तो क़यामत तो आपको पता है, डूम्सडे। बजुज़ का मतलब है अदर दैन। परवाज़ शौक़ नाज का मतलब है लाइक ए फ्लाइट ऑफ, परवाज़ का मतलब है फ्लाइट, उड़ान। किसकी? शौक़ और नाज की। शौक़ तो आपको पता ही है, पैशन, आर्डर, और नाज कोकेटरी। तो कहते हैं शौक़ और नाज की परवाज़ के अलावा क्या बाकी रहा होगा, किसके अंदर? खाके शहीदा पर। या खाके शहीदा जो है, इसके अंदर जो शहीद तो आपको पता है, मार्टर्स, जो इश्क मोहब्बत की राह में लोग शहीद हो गए हैं, जो इस शौक़ और नाज के बिज़नेस में, इश्क के बिज़नेस में मर गए हैं, उनको खाके शहीदा बोला गया है। तो हवाए तुंद का मतलब है तेज़ हवा, या तुंद तुंद का मतलब है रैपिड, फास्ट। तो जो इमेजरी यहाँ पे पेश की गई है, वो कहते हैं कि जो आग, क्योंकि पिछले शेरों में भी उन्होंने आग का जिक्र किया है, जो इश्क के शहीद हैं वो जल के खाक हो चुके हैं, या वो कम्प्लीटली मर चुके हैं, और उनकी खाक अब जो है इस दुनिया में उड़ रही है। तो कहते हैं क़यामत जब आएगी तो क़यामत तो बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा इस दुनिया में, इतना कुछ चल रहा होगा इस दुनिया में, लेकिन कहते हैं जो शहीद, जो इश्क के शहीद हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं होगा। आगे पीछे जो मर्जी हुआ जाए, या खाके शहीदा जो है उसको कोई परवाह नहीं होगी। और लवर्स जो होंगे, जो मर मिट चुके हैं, जल चुके हैं, उनको क़यामत से कुछ लेना देना नहीं होगा। सिर्फ क्या हो रहा होगा कि उनकी खाक तो हवा में उड़ रही होगी, लेकिन चाहे वो मर के खाक हो चुके हैं, जल के खाक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी खाक के अंदर परवाज़ शौक़ नाज अभी बाकी होगा। उसके अलावा कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, उनका कोई नामो निशान नहीं होगा, लेकिन मर के भी उनके अंदर परवाज़ शौक़ नाज जो है वो ज़िंदा होगी, है। तो आई थिंक इसकी दो इम्प्लीकेशंस हैं। The turmoil of the doomsday, which will be a massive event for this universe, will mean nothing more than a swift breeze for the lovers and the dust of the lovers, yeah. कि उनके लिए बस एक हवा चल रही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो उनका नामो निशान जो बाकी होगा, वो क्या होगा? परवाज़ शौक़ नाज होगी, या तो आशिकों का जो शौक़ है, वो नेवर एंडिंग है, वो कभी मरता नहीं है, क़यामत आए ना आए, और वो हमेशा इस दुनिया में, लवर्स एसेंस, आशिकों का जो एसेंस है, वो इस दुनिया में हमेशा कायम रहेगा, या। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट डूम्सडे कैन नॉट इवन इम्पैक्ट और कंट्रोल, राइट। वो इतनी वो परमानेंट चीज़ है परवाज़ शौक़ नाज, कि वो इस दुनिया से कभी मिटेगा नहीं। बजुज़ परवाज़ शौक़ नाज क्या बाकी रहा होगा, क़यामत क़यामत एक हवाए तुंद है खाके शहीदा पर। अच्छा, अब आखिरी शेर देखें। न लड़ नासे से गालिब क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की, न लड़ नासे से गालिब क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की, हमारा भी तो आखिर ज़ोर चलता है ग़रेबा पर। तो नासे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इज़ लाइक एन एडवाइज़र। इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, कोई ऐसा इंसान, अक्सर अथॉरिटेटिव फिगर भी होते हैं वो, जो आपको आके नसीहतें देते हैं, आपका दुख दर्द बांटते नहीं हैं, या आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश नहीं करते, बस नसीहतें देते हैं। और शिद्दत होता है सम सेट ऑफ फोर्स और सिविरिटी इन दिस केस। तो ऐसा लगता है कि गालिब साहब का आके जो नासे है, जो एडवाइज़र है इस केस के अंदर,
उसने शायद उनका गरेबान पकड़ लिया या उनको साथ कोई धक्का मुक्की की है। तो कहते हैं न लड़ नासे से गालिब, क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की, या क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की, हमारा भी तो आखिर ज़ोर चलता है गरेबां पर। गरेबां इस कॉलर, तो दे कॉमन इमेजरी है गालिब साहब की शायरी में कि जब आशिक लोग इश्क में पागल हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, तो वो अपने कपड़े फाड़ देते हैं, अपना गरेबां फाड़ देते हैं। ये मजनू साहब भी किया करते थे और गालिब साहब भी करते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, न लड़ नासे से गालिब, क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की। अभी थर्ड पर्सन में शेर लिखा गया है, गालिब साहब को बात की जा रही है, ऑब्वियसली लिखा तो गालिब साहब नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब होल्ड योर पीस, बी पेशेंट। अपने अगेन आई थिंक जहाँ से हमने गज़ल शुरू की थी शायद वहीं पे वापस आ गए हैं कि जो उनका फ्लिम्जी एग्जिस्टेंस है, राइट, जो उनकी वो बहुत छोटा सा जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, उसी के बारे में शायद ये शेर लिखा गया है। तो पहली लाइन में तो जो एडवाइज़र है वो शिद्दत कर रहा है उनके साथ, गालिब साहब जो हैं ही इज़ पावरलेस, या वो नहीं उसको रोक सकते, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं तू भी तो ज़ोर चलाता है अपना गरेबां पर। अब इस आशिक की बेसिकली पावरलेसनेस देखिए कि उसका ज़ोर सिर्फ गरेबां पर ही चलता है, और इस दुनिया में वो महबूब के ऊपर अपना ज़ोर चलाने की कोशिश करता है, महबूब की अटेंशन या इस खुदा की दुनिया के खुदा की अटेंशन जो है वो ग्रैब करने की कोशिश करता है, कोई नहीं उनका सुनता, राइट, या एडवाइज़र भी नहीं सुनता। तो लेकिन वो कहते हैं गरेबां पे तो तेरा जोर चलता है। तो क्या हुआ अगर एडवाइज़र ने भी तेरे ऊपर थोड़ी शिद्दत कर दी है। तो उसके अंदर एक हिडन इम्प्लीकेशन ये है कि कोई भी आके उनको उनके साथ धक्का मुक्की कर जाए, वो क्या करेंगे बेचारे, उनका ज़ोर अल्टीमेटली अपने जुनून में गरेबां पर चलेगा। या तो he says we too have power over our collar, right। तो ये sarcastic remark हो गया, कॉलर के ऊपर पावर क्या है, आप अपने कपड़े खुद ही फाड़ लेते हो, या तो but he has expressed that as the power that he still holds, or the power that he holds. And like I said, it's really an expression of how helpless he is, yeah, कि उनके पास और किसी चीज़ पे कोई चलती नहीं है, आज आके अपने गरेबां पे चलती है। जब वो गुस्सा होते हैं या इश्क में पागल हुए होते हैं तो अपना गरेबां फाड़ लेते हैं। आई थिंक ये है इस चीज़ का जिस्ट, द हेल्पलेसनेस, द स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस दैट ही इज़, द ओनली पावर और अथॉरिटी ही होल्ड्स इज़ टू टीयर अप हिज कॉलर इन मैडनेस एंड एंगर। कहते हैं ना लड़ नासे से गालिब, क्या हुआ अगर उसने शिद्दत की, हमारा भी तो आखिर ज़ोर चलता है गरेबां पर। ये दूसरी लाइन ये है, आप इसको पढ़ें और थोड़ा इसके बारे में सोचें, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, राइट। अपनी हेल्पलेसनेस को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, राइट। ऐसे डिस्क्राइब किया है कि जैसे वो अपनी पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ये हेल्पलेसनेस का है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।